हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। अब इस टॉपिक में क्या करना होता है समझना ध्यान से। अभी तक आप लोगों ने क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा। उस चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में क्या है कि जब चार्ज स्टैटिक होता है तो उसकी आप बिहेवियर को, उसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हो। चैप्टर नंबर 3 में चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है। जब चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है तो उसका एक इफेक्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 में क्या है कि जब चार्ज मूव करता है उसका एक और इफेक्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो चैप्टर नंबर 4 and the chapter number 4 is what? Magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. Okay. अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमें समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। और जो मैग्नेटिक फील्ड किसी एक मैग्नेट का होता है वही सेम मैग्नेटिक फील्ड जो एक करंट प्रोड्यूस करता है, सेम इफेक्ट उसका भी होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड चाहे मैग्नेट का हो जिसके नॉर्थ और साउथ पोल है, या मैग्नेटिक फील्ड चाहे करंट का हो या मूविंग चार्ज का हो, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं क्या होता है। ये देखो, मैं इसको लिखता हूं। द स्पेस अराउंड the space around a magnet, the space around a magnet within which its influence can be experienced, known as magnetic field, ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यही मैग्नेटिक फील्ड चाहे आपका नॉर्थ साउथ पोल का एक मैग्नेट हो, अगर आप यहाँ पे कोई एक मेटेलिक पीस लाओगे लाइक आयरन, कोबाल्ट या निकल, कोई भी पीस लाओगे तो ये अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके फील्ड में है, इस मैग्नेट के फील्ड में है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सेम वे में यहां पर क्या होगा कि अगर कोई करंट फ्लो कर रही है क्रॉस दिस वायर, तो ये फ्लोइंग करंट भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो कि हमें यहां पर पढ़ना है। और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। ठीक। तो समझते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है देखो आप, व्हेन टू चार्जेज इन मोशन, interact each other, when two charges in motion interact each other, then interaction of two charges in motion can be described in two stage। ठीक। पहला स्टेज क्या होता है? मूविंग चार्जेज या मूविंग चार्ज और करंट creates a magnetic field। ठीक। दूसरा क्या होता है? when another charge
interact with this magnetic field, interact with this magnetic field, then magnetic field exert a force, exert a force on the moving charge, on the moving charge. ठीक, अब ये दोनों पॉइंट के बेस पे आप इस पूरे चैप्टर में दो चार्जेस के मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला कैसे, पहला किस तरीके से करेंगे हम लोग कि इसमें जो मूविंग चार्ज है, जो एक मूविंग चार्ज है वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा जो मूविंग चार्ज है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, उसमें कोई दूसरा चार्ज अगर जाता है तो वो चार्ज एक फोर्स फील करता है, फोर्स एक्सर्ट कौन करता है, दिस मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल देखो कि ये एक मूविंग चार्ज है, मान लिया एक मूविंग चार्ज है और ये चार्ज मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज नंबर वन, मूविंग चार्ज नंबर वन, तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वही स्पेस अराउंड द मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगा। और इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज जा रहा है, और इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज जा रहा मूव करते हुए, तो अब ये चार्ज फोर्स फील करेगा। ठीक है, ये चार्ज क्या करेगा, क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, और ये चार्ज क्या करेगा, एक्सपीरियंस फोर्स। जैसे वहां पे क्या था, एक मैग्नेट था रखा था, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस था, और उसमें कोबाल्ट या निकल गया, उसने एक फोर्स फील किया, सेम वही चीज है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, समझते हैं इसको, कि जो मूविंग चार्ज है या करंट है, जो मूविंग चार्ज है या इलेक्ट्रिक करंट है, एक प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये पता कहां से चला हमें, ये हमें कहां से पता चला, तो जो मूविंग चार्ज है या इलेक्ट्रिक करंट है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये बताया था एक साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, OERSTEDS, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये क्या किया इन्होंने, अब देखो ये है मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इसका ये बेस हो गया, और ये मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से सब है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगा, कब डिफ्लेक्ट होगा, जब इसके आसपास आप कोई एक मैग्नेट लेके आओगे। अभी तो यहाँ पे आसपास कोई मैग्नेट है नहीं, हमने क्या किया, हमने मतलब इन्होंने क्या किया था कि एक लिया था सेल, और यहां लगाया था की, और ये, तो जैसे ही इस की को उन्होंने ऑन किया, की को ऑन करते ही इस वायर के थ्रू एक करंट फ्लो हुआ, और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुआ। मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, इसके आसपास कोई मैग्नेट है। वैसे तो कोई मैग्नेट है नहीं, हमने यहाँ पर कोई बार मैग्नेट ऐसा कुछ मैग्नेट रखा नहीं, परमानेंट मैग्नेट है क्या, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, तभी ये मूव करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ही ये डिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज ये डिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है। तो जब डिफ्लेक्ट हुआ है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, करंट ने बनाया, मूविंग करंट ने बनाया, सिंपल। अब उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट थोड़ा चेंज किया, डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज कर दिया उन्होंने, डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज किया उन्होंने, ये लगा दिया की, ठीक, और यहां पर ये किया सेम अरेंजमेंट, और यहां पर उन्होंने क्या किया, अब लगाया मैग्नेटिक नीडल को लाइक दिस। वेट, पहले मैं इसको बना लेता हूं, फिर वो बनाना थोड़ा आसान रहेगा। ओके, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये हो गया इसका बेस, ये हमारा कंपास हो गया। ठीक, अब ये जो वायर आया, इस वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो गया, इधर से करंट फ्लो हुआ। तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट उन्होंने चेंज किया, जैसे ही की को ऑन किया उन्होंने, डायरेक्शन ऑफ
करंट इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट है, अब इसका डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड हुआ, अपोजिट साइड हुआ। मतलब करंट फ्लो के डायरेक्शन में, डायरेक्शन के बेस पे मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा है। मींस व्हाट, दैट प्रूव्स कि इस फ्लोइंग करंट ने अक्रॉस दिस वायर, जो करंट फ्लो हो रहा है, इसने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। ये तो हो गया ओरेस्टन का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। ये प्रूव करता है कि मूविंग करंट अक्रॉस अ वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये नॉर्थ पोल इसका डिफ्लेक्ट हो रहा है, साउथ पोल डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। अब बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे एम्पियर्स, जिन्होंने एक स्विमिंग रूल दिया था, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। इन्होंने क्या किया कि ये बोला कि ये जो करंट डायरेक्शन चेंज किया हमने, उसके बेस पे नीडल, मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो गया। तो इस ये एक फिक्स पैटर्न पे डिफ्लेक्ट होता है। फिक्स पैटर्न क्या है? उन्होंने एक स्विमिंग रूल दिया था। क्या रूल दिया था कि आपको क्या करना है, इस अक्रॉस दिस वायर एक पर्सन को लिटाना है जिसका हेड ऐसे नीचे की तरफ हो, जिसका हेड ऐसे नीचे की तरफ हो, और इस तरीके से करना है कि उसके पैरों से करंट एंटर करे और हेड से करंट बाहर निकले। डायरेक्शन बात कर रही है, ठीक? तो जो नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल है, दैट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। ये रहा इसका लेफ्ट हैंड, तो दैट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। अगेन समझ सकते हो इसको आप? ये रहा पैर, पैरों से करंट एंटर कर रहा है, हेड से बाहर निकल रहा है, तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। ये तो हो गया हमारा कि एक फिक्स पैटर्न से इसका नॉर्थ पोल के बारे में बताया उन्होंने। फिक्स पैटर्न से नॉर्थ पोल इसका डिफ्लेक्ट होता है। नॉर्थ पोल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करोगे, अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करोगे। ठीक, ये तो हो गया कि यहां से प्रूफ हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है फ्लोइंग करंट। अब ओरेस्टेड ने यह तो बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ड्यू टू फ्लोइंग करंट। कितना क्रिएट होता है ये ओरेस्टेड ने नहीं बताया। ये किसने बताया, उसकी बात करते हैं हम लोग। ओके, ये बताया हमें ओरेस्टेड ने, सॉरी ये बताया हमें बायोट सेवर्ट लॉ ने। एक दो साइंटिस्ट का नाम एक्चुअली ये बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ, ये अब इस लॉ के एक करेस्पॉन्डिंग, इस लॉ के हिसाब से हम ये समझेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी। तो इस लॉ में देखो क्या होता है, ये कि मान लिया हमारे पास ये कोई वायर है, ये कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और इस वायर से एक पॉइंट पी है कुछ दूरी पर, अभी उस दूरी के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो वायर तो बहुत लंबा है, तो हम क्या करते हैं कि वायर बहुत लंबा है, तो बहुत लंबे वायर को नहीं लेके हम उस वायर का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उस वायर का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। तो क्या लिखता हूं मैं इसको, देखो, कंसीडर अ वायर, ऐसे लिखता हूं मैं इसको, कंसीडर अ वायर एक्स वाई, चलो नाम दे दिया इसका एक्स और वाई। ठीक, a current I is flowing, a current I is flowing, a current I is flowing across it, a current I is flowing across it। ठीक, इसके अक्रॉस एक करंट आई फ्लो हो रहा है। अब ये तो पता है कि ये करंट फ्लो हो रहा है इस वायर के थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वी विश टू कैलकुलेट, सोचो अभी, वेट, वी विश टू कैलकुलेट, वी विश टू कैलकुलेट, we wish to calculate magnetic field at point P। इस पॉइंट P पर हमने कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड को, हमने कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले
चूज अ करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर, ये वेक्टर है, चूज अ करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर। अब डीएल वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन होगी, whose direction is same as the direction of current, direction of current। ठीक, तो ये हमने चूज कर लिया डीएल वेक्टर, छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, ये रहा आपका डीएल वेक्टर। एक्चुअली ये बहुत छोटा सा होता है, बट हम क्या करते हैं, डायग्राम दिखाना तो ये, ठीक। तो हमने ले लिया डीएल वेक्टर। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। द पोजीशन वेक्टर of point P, the position vector of point P from DL vector is R vector। इसका पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में, पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर फ्रॉम दिस DL। नाउ अब आपने ये DL पूरे वायर में कहीं भी चूज कर सकते हो, ये पॉइंट P आप कहीं भी चूज कर सकते हो। तो यहां पर एक रैंडम एंगल थीटा बनता है, थीटा जरूरी नहीं कि हमेशा एक फिक्स वैल्यू का, कुछ भी बन सकता है ये थीटा। तो यहां क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, मतलब करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, कभी भी आप ये नहीं लिखोगे थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डीएल, डीएल पहले आएगा, आर बाद में आएगा। तो ये निकल के आ गया। अब हमारे पास पूरे वायर का एक छोटा सा एलिमेंट डीएल आ गया, इस जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर इस डीएल से आ गया, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, वो हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है, अब फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये लॉ है, तो लॉ जो होते हैं एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही होते हैं। तो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट it is observed that the magnetic field at P depends upon किस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, डीबी, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं बी से। ठीक, स्मॉल लेंथ लिया है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी, डीबी प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पॉइंट पी पर वो आई के प्रोपोर्शन में होगा। जितना ज्यादा आई की वैल्यू बढ़ाओगे आप, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, जितना कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रिड्यूस होती चली जाएगी। तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरा है डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल, मैंने छोटा सा डीएल लिया, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा सा डीएल लिया, बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे वायर की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल। तीसरा, डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं साइन थीटा। ठीक है, डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब बोलो सर ये कहां से है, तो लिखा ना फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं कि 2 4 6 बार किया हो गया, हजारों हजारों एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बेस पर ये सब लिखा जाता है कंक्लूजन, डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एंड फोर्थ वन इज डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस इज कॉल्ड द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, देखो, यानी जो डीबी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास 4 आई डीएल साइन थीटा और r² आ गया। अब क्या करना आपको, कंबाइंड ऑल फोर, कंबाइंड ऑल फोर, चारों को आप कंबाइन करो। जब आप चारों को कंबाइन करो क्या आएगा, डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई
आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। या आप करोगे डीबी इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर -1, टेस्ला मीटर एम्पियर -1। ठीक, ये इसकी यूनिट होती है। और म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, यानी कि इस छोटे से डीएल की वजह से इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस वैल्यू का बनेगा, और यही हमारा बायोट सेवर्ट लॉ है। और इसी बायोट सेवर्ट लॉ को हम लोग आगे चल के अप्लाई करेंगे, अभी इसी वीडियो में करेंगे। ओके, तो करते हैं इसको। ये तो सारा कुछ निकाल लिया हमने। ये याद रखना, म्यू नॉट इज इक्वल टू परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये टी लिखा है, टी, टी इंडिकेटिंग द टेस्ला, टेस्ला, निकोला टेस्ला के नाम पे पढ़ा, ये टेस्ला, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, इज द एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब जो डीबी है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड is a vector quantity, magnetic field is a vector quantity, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करी गई है, वो भी सिर्फ इस छोटे से डीएल, पूरे वायर जैसा भी निकाला नहीं हमने सिर्फ, और बायोट सेवर्ट ने यही दिया था छोटे से डीएल के लिए। आगे चल के इसको हम इंटीग्रेट करके पूरे वायर के लिए निकाल लेंगे। तो जब मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी हमें इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे देते हैं, देखना ध्यान से आप, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे होता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे करेंगे, ये राइट हैंड उठाना आपको, राइट हैंड का क्या क्या देखना है, देखो, थंब जो कि करंट के क्रॉस होगा, पाम जो कि डिस्टेंस आर के क्रॉस होगा, डिस्टेंस आर के क्रॉस होगा, और फोल्डेड फिंगर, और फोल्डेड फिंगर ये किसको बताएगा, यही बताएगा, फोल्डेड फिंगर बताएगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैसे, उसको देखते हुए चलना, इसको आप देखते हुए चलना। थंब करंट, पाम आर हो गया, और फोल्डेड फिंगर है वो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, यानी कि फोल्डेड फिंगर कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी बना, ये मैग्नेटिक फील्ड डीबी कहां पर है, इन दिस केस, इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड is into the plane of board, into the plane of board। आप क्या लिखेंगे, into the plane of paper, क्योंकि आप नोटबुक और कॉपी यूज कर रहे हो। तो ये तो हो गया हमारा बायोट सेवर्ट लॉ, जो आपको ये याद रखना है। ठीक, अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी करना है। जब हमें इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी करना है, तो करके देखते हैं इसको। देखो, देखो ये हमारे पास निकल के आया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो,
अब जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल इज इन बिटवीन द डीएल एंड आर। तो यहाँ डीएल दिख रहा है बट हमें आर कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड कर दिया। अब आपको समझ आ रहा है मैंने डीएल वेक्टर क्यों लिया था, मैंने क्या मतलब ऐसा बताया गया फिजिक्स में हमें, आर वेक्टर क्यों लिया गया था, पोजीशन वेक्टर बताया गया है। तो डीएल वेक्टर आर वेक्टर इंटू साइन थीटा, डीएल का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होल अपॉन आर क्यूब। तो ये आ गया आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। आप यहां लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल, करंट एलिमेंट डीएल। कभी भी आप इसको आर क्रॉस डीएल नहीं करेंगे, डीएल क्रॉस आर, ऑलवेज विल बी डीएल क्रॉस आर। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द बायोट-सेवर्ट लॉ, जो कि ये बता रहा था हमें कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा ड्यू टू दिस डीएल वो इतना बनेगा, या अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इतना बनेगा। हालांकि हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, मस्ट रिमेंबर। जब भी कभी पूछूंगा मैं आपको तो आपको बताना है, ये आपने याद रखना है। ओके, अब क्या करना, हमने ये तो पढ़ लिया कि छोटे से करंट एलिमेंट डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब उस बायोट-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करके ये जो टॉपिक हमारा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट लिखना भूल गया था मैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखो क्या ये हमारा है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, नहीं स्ट्रेट नहीं है, ये हमारा है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बात है, दिस वन इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो फ्लो हो रही है आई, और ये स्ट्रेट है, और ये स्ट्रेट है। ठीक है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या लिखता हूं मैं, इसको देखना ध्यान से, कंसीडर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, कंसीडर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर XY in which current value I is flowing, in which current value I is flowing। इसमें करंट वैल्यू आई फ्लो हो रहा है। ठीक, हमें क्या करना है, अब ये करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के क्रॉस, ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, पक्का बन रहा होगा, करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, अब वी विश टू कैलकुलेट, वी विश टू कैलकुलेट we wish to calculate magnetic field at point P whose perpendicular distance from the wire is A। ये रहा पॉइंट P जिसका इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसका इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A। ठीक, अब हमें पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने नहीं आता है, बट अगर इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लें तो उस डीएल की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आता है। ठीक, तो क्या लिखता हूं मैं, चूज अ करंट एलिमेंट डीएल, करंट एलिमेंट डीएल on the wire xy, on the wire xy
तो आप डीएल कहीं भी चूज कर सकते हो, आप डीएल को कहीं भी चूज कर सकते हो। ये ले लिए, एक ले लिया पॉइंट क्यू, तो मैंने मान लिया डीएल को आप यहां चूज कर लो, आप यहां चूज कर लो, ये है डीएल, ठीक। और इस डीएल से पॉइंट पी की जो दूरी है वो है आर, वो इस डीएल से जो पॉइंट बी की पी की जो दूरी है वो है आर, और डीएल और आर के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। एंड सब इस पॉइंट को आप मान लो, यहां से मैं क्यू हटा देता हूं, सॉरी, इस पॉइंट को हम मानते क्यू, वेट, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्यू, और ये करंट मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूं इसको, आई, आई, ठीक, ये पॉइंट हो गया क्यू। तो जो, सॉरी, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तो ये जो ओ और क्यू है इनके बीच का गैप है एल, इनके बीच का गैप है एल। अब मैं इसको लिखता हूं, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया 90, ठीक। चूज अ करंट एलिमेंट डीएल, choose a current element dl on the wire xy at a distance l, at a distance l from point q, from point q पॉइंट से l डिस्टेंस पर हमने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया dl, ठीक है। पॉइंट p इज, point p is at a distance r, at a distance r from the dl, पॉइंट p है जो at a distance r, सॉरी, at a distance r from dl, पॉइंट p dl से r दूरी पर है, ठीक। और सेम वही चीज, theta is the angle between, theta is the angle between dl and r, theta is the angle between dl and r, ठीक। वेक्टर नहीं करते भी क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन तो हम निकाल लेंगे इस रूल से, जो ये रूल है, थंब, पाम और पोलर फिंगर, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर फ्रॉम द बायोट-सेवर्ट लॉ, फ्रॉम द बायोट-सेवर्ट लॉ, फ्रॉम द बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा होल अपॉन आर स्क्वायर, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए, हमें गिवन है आई। अब डीएल हमें पता नहीं, वो हमने अपनी तरफ से चूज किया है, थीटा हमें पता नहीं, हमने अपनी तरफ से चूज किया है, आर स्क्वायर हमने अपनी तरफ से चूज किया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें से जो जो टर्म्स गिवन नहीं है, जैसे डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर, ये गिवन नहीं है, इसको हमें गायब करना है। गायब करने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आएगा दैट फॉर्मूला विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल। हमें पूरे वायर से निकालना है, तो पहले डीएल से निकालेंगे फिर तो हम पूरे वायर की बात करेंगे ना। तो पहले हम बात करते हैं डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये निकल के आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल। अब देखो, अब ये जो डीएल लिया है, इस डीएल और पी के बीच का एंगल हमने मान लिया ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है। सपोज एंगल ओ ओ पी क्यू इज इक्वल टू फाई, ओ पी क्यू इज इक्वल टू फाई, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इज इक्वल टू फाई। देखो, तो थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होगा,
90, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो टोटल एंगल का समेशन होता है वो 180 होता है, उसमें से ये 90 है तो बाकी दोनों का समेशन 90 होगा। थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव, साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका कॉस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉस फाइव। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अगेन अब साइन थीटा की जगह हम यहां लिख देंगे कॉस फाइव। ठीक, अगेन देखो कॉस फाइव इज इक्वल टू कॉस फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन आर, यानी आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए अपॉन कॉस फाइव, ए अपॉन कॉस फाइव इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस फाइव क्या होता है सेक फाइव, तो आर की वैल्यू आ गई हमारी ए सेक फाइव, ये वैल्यू आ गई हमारी आर की। नाउ अगेन टेन फाइव क्या होगा, टेन फाइव परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन फाइव, तो टेन फाइव इक्वल टू आ जाएगा आपका एल अपॉन ए, या अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं मिटा दूंगा, चलो अभी रखता हूं इसको भी क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझे, या L इज इक्वल टू टेन फाइव, L इज इक्वल टू टेन फाइव। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू फाइव, तो क्या होगा हमारा dl अपॉन डी फाइव, dl अपॉन डी फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर फाइव, सेक स्क्वायर फाइव, टेन फाइव का डिफ्रेंशिएशन फाइव के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर फाइव, या dl इज इक्वल टू आ गया आपका सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या करना है, पुट दी वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब ये इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसको मिटा नहीं था। इन इक्वेशन 1 dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl इतना मिटाता हूं मैं, dl की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, dl की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, dl की जगह मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस फाइव अपॉन आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है ए सेक फाइव, आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। ठीक, ये यहां मिसिंग है, टेन फाइव इज इक्वल टू एल अपॉन ए, तो एल इज इक्वल टू ए टेन फाइव, डीएल अपॉन डी फाइव इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव, डीएल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव, इसीलिए जगह छोड़ रखा था मैंने। गुड, तो डीएल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव। ठीक, यहां से यहां कॉपी करने में ए छूट गया, चलो तो यहां पर आ गया हमारा आई डीएल, तो डीएल की जगह ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ठीक, तो सेक स्क्वायर फाइव से कट गया, ए से ए स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारे पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ये ए बचा हुआ यहां से 4 पाई ए इंटू नीचे सब ये लिख दिया मैंने यहां पे, ये हो गया आपका कॉस फाइव और ये बचा हुआ है डी फाइव। ये आ गया हमारा अब मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया अभी पूरे वायर की वजह से नहीं आया, ये किसकी वजह से आया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड at point P due to DL, current element DL,
अब हमने क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर वायर, ड्यू टू द वायर एक्स वाई, पूरा जो वायर है। तो देखना ध्यान से, ये आ गया हमारा डीबी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू कॉस फाई डी फाई। आप यहां लिखते हो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर वायर, एक्स वाई, वायर एक्स वाई, ड्यू टू द एंटायर वायर एक्स वाई, क्या होगा, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। कुछ छूटना नहीं चाहिए, अभी मैंने देखो यहाँ स्पेस छोड़ा, कुछ लिखूंगा, कुछ बताऊंगा मैं आपको। अब ये जो फाई एंगल लिया था मैंने, ये छोटा सा डीएल, मतलब इतना छोटा डीएल होता है ये, समझो आप। तो डायग्राम में दिखाना है, इसलिए मैंने कुछ इसको थोड़ा सा ले लिया बड़ा। अब ये जो छोटा सा डीएल है, इसका एक ही पॉइंट है, लेकिन जो वायर है इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इस पॉइंट पी से कितना एंगल बना रहा है, देखते हैं। तो ये बना रहा है इससे, मान लिया फाई 1 एंगल, ठीक। और ये कितना बना है, एंड वाला पॉइंट, ओहो थोड़ा बहक गया, आप सही है। ये कितना बना रहा है, ये बना रहा है मान लिया फाई 2 एंगल। दैट मीन्स छोटा सा वायर, छोटा सा लेंथ, उसका मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब जो बड़ा सा वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2, फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2। लेकिन अभी भी ये कहानी बाकी है, क्या कहानी बाकी है, फाई 2, क्या कहानी बाकी है, बीच में ये लाइन डिवाइड कर रही है। तो जैसे आप लेते हो ना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ये भी है, वाई एक्सिस ये भी है, ये भी वाई है। तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो कौन से वाले वाई एक्सिस बात करी जा रही है, इसको आप बोलते हो प्लस वाई एक्सिस और इसको आप बोलते हो माइनस वाई एक्सिस। इसी तरीके से यहां पर है आपका एक एंगल फाई 1, एक एंगल फाई 2, बीच में लाइन डिवाइड कर रही है। तो कौन से वाले एंगल की बात कर रहे हो आप, आइदर दिस एंगल और दिस एंगल, आप इसको भी फाई 2 ले सकते हो, इसको फाई ले सकते हो, बट आपको ये बताना पड़ेगा कि बिलो द बिलो दिस लाइन क्यूपी कौन सा एंगल है, अब एबव दिस लाइन क्यूपी कौन सा एंगल, अब मैं बोल रहा हूं ना, बिलो दिस लाइन क्यूपी कौन सा एंगल, एबव दिस लाइन क्यूपी कौन सा एंगल। मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे इसको, तो बिलो वाले को हम कर देंगे नेगेटिव साइन और इसको पॉजिटिव रहने देते हैं, और नेगेटिव साइन और इसको हम लोग पॉजिटिव रहने देते हैं। नाउ दिस इज द complete concept about this magnetic field at this point due to current carrying xy, current carrying conductor xy। अब सिंपल आप इसको कर दीजिए इंटीग्रेट, सिंपल आप इसको कर दीजिए इंटीग्रेट। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, फाई 1, b इज इक्वल टू क्या होगा, जो कांस्टेंट को आप बाहर लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये सारा का सारा कांस्टेंट इसको आपने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई, तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, फाई 1 टू फाई 2, माइनस फाई 1 टू फाई 2, माइनस फाई 1 टू फाई 2। अब ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ऑफ माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री ये बताती है हमें, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू द माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस है वो यहां पर आएगा और इसको बना देगा प्लस। तो इसको लिख सकता हूं साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, तो मैं इसको लिखता हूं साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये निकल के आ गया हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग
कंडक्टर ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां तक लाके आप छोड़ दोगे। लेकिन अब इसमें भी एक केस बनता है। मैंने एक्स वाई वायर की लेंथ इतनी ली थी, और बड़ा ले सकते हो आप, और बड़ा ले लो, बड़ा ले लो, बहुत बड़ा ले लो। इफ कंडक्टर वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अनंत लंबाई का वायर हो, एक्स वाई वायर अनंत लंबाई का वायर हो, देन व्हाट विल यू डू? इफ कंडक्टर वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, देन क्या होगा? व्हाट अबाउट φ1 एंड φ2? देखना ध्यान से, वायर पहले इतना बड़ा था, φ2 ये φ1 ये, वायर आपने बढ़ा दिया, वायर आपने बढ़ा दिया, वायर आपने बढ़ा दिया, तो क्या होगा? जो नया φ1 φ2 बनेगा, पुराने वाले φ1 φ2 से बड़ा रहेगा। और बढ़ा दिया आपने, और बढ़ा दिया, तो एंगल धीरे, जैसे जैसे आप वायर की लेंथ बढ़ा रहे हो, वैसे एंगल φ1 और φ2 की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जब इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा, देन पॉइंट P lies near middle of the wire, middle of the wire, अनंत लंबाई का वायर लिया, तो जो पॉइंट P है बिल्कुल कहीं बीच में लाई करेगा। एंड इन दिस केस φ1 इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू पाई बाई टू, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू पाई बाई टू, दोनों 90 हो जाएंगे, दोनों एंगल 90 हो जाएंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन लिखता हूं मैं, देयरफॉर वेट यही लिखता हूं मैं, देयरफॉर इसका इक्वेशन नंबर 5, देयरफॉर इक्वेशन 5 can be written as what? B is equal to mu naught I upon 4 pi a multiplied by sin 90 plus sin 90, ठीक, φ1 plus φ2 sin 90 plus sin 90। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90? 1, तो ये हो जाएगा आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a मल्टीप्लाइड बाई sin 90, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया 2, तो B इज इक्वल टू आ गया हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट infinite length straight current carrying conductor। और ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसे तो लिखते हैं व्हाट्सएप पे, याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से, बिल्कुल ठीक। तो डेरिवेशन आएगा तो आप इस वाले को लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाइन प्लस साइन फाइ 2। आगे चल के आप ये कंडीशन लगा दोगे, ये कंडीशन लगाते ही ये आ जाएगा फॉर्मूला हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो दैट्स ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। थैंक यू।